हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 12 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। एक ओवरव्यू लेंगे इस डिस्कशन में क्या होगा। यहाँ पर हम हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका एसोसिएशन करेंगे हमारे मेंस के सिलेबस के साथ। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखेंगे मेंस के लिए और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लिए। देखते हैं आज क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर एक आर्टिकल जो कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहा है, ये अमरनाथ में पिलग्रिमेज पर जाते हुए लोगों पर टेररिस्ट अटैक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखना है। सेंटर में जो आर्टिकल है ये किस तरीके से रिलीजन का इंटरफेरेंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बढ़ रहा है हाल के दिनों में। इस आर्टिकल में काम की चीज़ें नहीं है जो हमारे मेंस के आंसर्स में काम आ सके, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। ये नीचे का जो आर्टिकल है ये यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉन्ड मार्केट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड है, तो वो चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन हम कुछ बेसिक्स देखेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये जीएसटी अभी पास हुआ और जो वुमेन्स से रिलेटेड सैनिटरी मटेरियल्स हैं उन पर जीएसटी रेट काफ़ी हाई है, मतलब 12% है, पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो ये कांग्रेस की एक एमपी हैं जो कि क्रिटिसाइज करती हैं। कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर जो आर्टिकल है ये हर बुधवार को एक इंटरव्यू प्रकाशित होता है। आज शिवशंकर मेनन का इंटरव्यू है जो कि इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी इमर्ज हो रहा है उस पर है, तो अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे। और ये जो आर्टिकल नीचे है ये चिल्ड्रंस में जो माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, तो इस आर्टिकल को भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। पहला जो टॉपिक है वो अटैक ऑन अमरनाथ पिलग्रिम्स। इस आर्टिकल को हमें यहाँ डिस्कस करना है। पेपर 3 का जो टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस वाला, उससे इसको एसोसिएट कर सकते हैं। कंटेक्स्ट यही है कि अमरनाथ यात्रा पर जा रहे जो पिलग्रिम्स थे उन पर अटैक किया जाता है टेररिस्ट के थ्रू, और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो कश्मीर में सिविलियंस की सिक्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है और वो वहाँ पर सिक्योर नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस वार्निंग काफ़ी लंबे समय से आ रही थी कि हाँ टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए। इसके नए फेज़ एक टेररिज्म का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है टेंशन वो इंक्रीज हो रही है। साथ ही ज़्यादा और भी ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर से। ठीक है, अब देखिए इसमें सिक्योरिटी का जो रोल था वो कितना था, मतलब हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितना फेल हो पाया। इस बात पर तो उंगली अभी उठाना उचित नहीं होगा जब तक कि इस पर कोई बेहतर इंक्वायरी कंडक्ट ना हो जाए। ये जो अटैक हुआ है ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक कमांडर थे बुरहान वानी, जिनको 1 साल पहले मार गिराया था हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उनके 1 साल होने पर यह अटैक किया गया हमारे पिलग्रिम्स के ऊपर। अब ये एक नई बात यहाँ पर कुछ ये बताते हैं कि किस तरीके से जब बुरहान वानी को मार दिया जाता है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको मार गिराते हैं, तो वहाँ पर जो यूथ हैं उनके रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ गया है। उसके बाद जो यूथ मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं उनके नंबर अप्रॉक्सीमेटली 250 हैं, 250 से ज़्यादा हैं, जबकि 2013 में ये नंबर महज 31 थे। तो ये एक बात यहाँ ये आर्टिकल में बताते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि हाल के दिनों में जो कैजुअलिटी है कश्मीर में वो बढ़ी है। 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 2009 के बाद से जो एक सीक्वेंस था, 2009 में सबसे ज़्यादा इसके पहले मारे गए थे 375 लोग। उसके बाद जो दौर था कैजुअलिटीज़ का वो कम होना शुरू हो गया था। जैसे 2012 में केवल 117 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी, अब हम इसको भी कम नहीं कह सकते बट कंपैरेटिवली कम है। तो अभी हाल के दिनों में जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और भी जो हमें देखने को आ रही है वो ये है कि कुछ जो इनपुट्स हमें सिक्योरिटी एजेंसी से मिल रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कुछ वीडियोस के थ्रू सोशल मीडिया पर कि लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स के लिए। तो ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं था, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से या एक साथ मिलकर टेररिस्ट अटैक को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा कंसर्निंग इशू होगा। तो हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जब भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इन मिलिटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, इन रेडिकल मिलिटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हो जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं उन टेररिस्ट को बचाने के लिए, जिससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और अभी एक जो नया अप्रोच ले रखा है वहाँ के टेररिस्ट ने वो ये है
कि वो नहीं चाहते कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो पढ़ें, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर अवेयरनेस आएगी और उनको रेडिकलाइज करना मुश्किल होगा। इसलिए वो स्कूल्स वगैरह में भी आग लगा देते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो ये बातें इस आर्टिकल में की गई हैं। वे फॉरवर्ड में कुछ बातें की गई हैं, वो ये है कि हमारी सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी है उसको हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें जो कॉमन लोग हैं, वहाँ के जो सिविलियन लोग हैं, उनको हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उनको इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए हैं। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो अभी रियलिटीज़ उभर के आ रही हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है। हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग की क्वालिटी को भी इन्हेंस करना होगा। ट्रेडिशनल ह्यूमन स्किल्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। अपने जो पर्सनल्स हैं हमें उनको और अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो सिक्योरिटी इंटरवेंशन को सही तरीके से करते हुए, अपने जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए, साथ ही वो ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो इसका भी ख्याल रखें। ठीक है, और एक बात यही है कि कश्मीर में पीसफुल फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वायलेंस को कंटेन करें, उसको रोकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम चाहते हैं कि जो कश्मीर का रीजन है वो स्टेबलाइज रहे, वहाँ पर पीस मेंटेन रहे, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको वहाँ के सिविलियंस के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनको ट्रस्ट दिलवाना होगा और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इस पर एक क्वेश्चन है, चेंजिंग पैराडिगम ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन कश्मीर आर ग्रेव थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिस्कस। आप इसके आंसर को फ्रेम करने की कोशिश। जगह पे मैंने डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखे हैं। पेपर 3 का जो टॉपिक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, उससे एसोसिएट किया जा सकता है इसको। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर या कोई भी व्यक्ति एक नया स्टार्टअप खोलता है, या फिर अगर किसी ने स्टार्टअप ऑलरेडी चला रखा है, वो कंपनी के ओनर हैं और उनको रिसोर्स मोबिलाइज करना है, उनको और भी पैसे चाहिए अपनी कंपनी में लगाने के लिए, तो वो कुछ शेयर्स इशू करते हैं रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए या कर्ज लेने के लिए। देखिए, कर्ज लेने का तरीका दो होता है, एक तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, दूसरा आप पब्लिक से ले सकते हैं पैसे। ठीक है, तो जब आप बैंक से लेते हैं वो तो सिंपल लोन हो जाता है, जिसके बदले में आप अपनी कुछ सिक्योरिटीज वगैरह भी बैंक के पास रखते हैं। और जब आप पब्लिक से पैसे को कलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, शेयर्स की जो आपकी पूरी कैपिटल होती है, मान लीजिए आपको कितने पैसे चाहिए, मान लीजिए आपको 10 रुपीज़ चाहिए, तो आप 1 रुपीज़ के 10 शेयर्स इशू कर दीजिए। ठीक है, अब जो लोग इस शेयर को लेते हैं वो उस कंपनी के ओनर होते हैं, उनका उस कंपनी में ओनरशिप होती है, चाहे उनका हिस्सा उस कंपनी में कम हो या ज़्यादा हो। जितना कंपनी में उनका मतलब शेयर कम होगा, वो उतने कम हिस्से के ओनर होंगे, बट वो होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है इन फ्यूचर, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है, साथ ही जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ती है, और जब कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो जो शेयर्स के वैल्यू हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए, शेयर की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड का मतलब है जितने ज़्यादा लोग उस शेयर को चाहते हैं अपने पास रखना, जितनी ज़्यादा डिमांड शेयर्स की होगी, शेयर्स उतने ज़्यादा महंगे होंगे। तो अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उन शेयर्स को बेच दें और अपना प्रॉफिट कमा लें। ठीक है, इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। उन शेयर्स के अलावा देखिए कुछ अदर मैकेनिज्म भी होते हैं जिसके ज़रिए जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो डेट ले सकते हैं। ये जो मैकेनिज्म है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो होता है बॉन्ड और दूसरा होता है डिवेंचर। ठीक है, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए जो कंपनीज हैं वो पैसा पब्लिक से गेन कर सकते हैं। इंडियन टर्म में अगर देखा जाए तो बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जब किसी इंस्ट्रूमेंट को रिलीज करते हैं, पब्लिक एरेना में से फंड को अराइज करने के लिए, लेने के लिए, पब्लिक से फंड लेने के लिए, जब पब्लिक जो हाउसेस हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, वो जब डेट इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं तो उसको बॉन्ड कहा जाता है। जबकि यही सेम काम अगर प्राइवेट कंपनीज करती हैं तो उसको डिबेंचर बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहती है कि वो पब्लिक से पैसा ले, तो वो जो एक कागज निकाल कर देंगे और उसके बदले में जो पब्लिक उनको पैसा देगी, दैट विल बी कॉल्ड डिबेंचर। और यही काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये बॉन्ड होगा। तो देखिए, बॉन्ड और डिबेंचर बहुत ही ओवरलैप टर्म्स हैं, दोनों का एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इंडियन टर्म में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस रखिए। बॉन्ड इज फॉर गवर्नमेंट बॉडीज
एंड डिबेंचर इज फॉर प्राइवेट बॉडीज। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, जब आप एफडी में जाते हैं ना पैसा लगाने पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो वहां पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो ट्रस्ट वर्दी हैं या प्रॉफिट मेकिंग है, तो निश्चित तौर पर आपको ये फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये थोड़ा अल्योरिंग होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। एक जो बात मैंने यहाँ पर बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के बारे में आपको बताई दी, ठीक है। चलिए फिर जो अगला हमारा टॉपिक है जीएसटी एंड वुमेन, इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये पेपर 2 से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड सोशल सेक्टर सर्विसेज, ठीक है, रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, कंटेक्स्ट इसका ये है कि इस आर्टिकल में ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि क्यों जरूरी है टैक्स एग्जम्पशन जो वुमेन के पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहले जो सैनिटरी पैड्स वगैरह थे वुमेन्स के लिए, जो उनके मंथली पीरियड्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर पहले जो टैक्सेशन था वो काफ़ी कम था, 5% के 5 to 6-7% के अप्रॉक्सीमेट था, बट अभी उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। तो इससे जो उनकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और इनकी जो डिमांड है, इन्होंने डिमांड रखी थी, रिक्वेस्ट किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस की, तो इन्होंने एक डिमांड रखी थी कि इसको 5% के टैक्स स्लैब में लाना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि जो इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वुमेन की हेल्थ है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा टैक्स ना किया जाए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर वुमेन इतनी कैपेबल नहीं है कि वो बहुत कॉस्टली सैनिटरी प्रोडक्ट्स को खरीद सके, ठीक है। अब जो मैस्चुरेशन पीरियड होता है मंथ का, उसके लिए उनको कुछ सैनिटरी मटेरियल की जरूरत होती है, और अगर उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया गया है तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। यहां पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरीके से एक स्टेट में एक वुमेन थी, उन्होंने सैनिटरी पैड्स के अलावा किसी दूसरे जैसे क्लोथ्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसको किया, जिससे इन्फेक्शन हो गया, उनके पेट में काफ़ी इन्फेक्शन पाया गया। उनके घर वालों ने उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया ये सोचते हुए कि सी इज़ प्रेग्नेंट, बट लेटर ऑन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और तब तक लेट हो चुका था। तो मतलब ऐसे कई सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो वुमेन है वो इन पर्सनल सैनिटरी प्रोडक्ट्स की जगह पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या कॉमन जो क्लोथ्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनकी हेल्थ के डैमेज होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। ये कहती हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो इतना ईजी नहीं है कि उसको इंश्योर और इन्फोर्स किया जा सके। यहाँ पर एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आप इसे कहीं भी कोट कर सकते हैं, दैट इज माई एम्पावरमेंट हैज़ टू बी अबाउट सेविंग मी फ्रॉम डैमेज एंड नॉट सेविंग मी आफ्टर आई एम डैमेज। तो आप इसको थोड़ा सा अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एम्पावरमेंट इज नॉट टू सिक्योर वुमेन आफ्टर डैमेजिंग देम बट सिक्योर देम बिफोर दे आर डैमेज्ड, ठीक है। कि इसके पहले मतलब एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम वुमेन को सिक्योर करें तब जब उन पर कोई हमला हो जाए या जब उनको कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए, बल्कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें कि उनके डैमेज होने का खतरा हो ही ना, ठीक है। इस वजह से इन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए, पंचायत में उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। इससे जब वो फ्रंट पर आ जाएंगी तो वो खुद ही अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगी। ये देखा गया है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो होता है वो वुमेन्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो मंथली प्रॉब्लम होती हैं मेंस्ट्रुएशन की वो भी होती हैं, क्योंकि कई बार जो स्कूल्स होते हैं उसमें वॉशरूम्स नहीं होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से कई बार गर्ल्स को एक लायबिलिटी भी माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स उठाए और इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करने की कोशिश की जाए ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। अब देखिए, NHRM की बात करते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, इसके तहत जो सब्सिडाइज नैपकिन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन वो हर जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं, और 70% वुमेन्स का ये कहना है कि उनकी जो फैमिली है वो सैनिटरी पैड्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो सब्सिडाइज नैपकिन्स प्रोवाइड करवाना स्कूल में, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होगा कि इनको कम टैक्स स्लैब में ले आया जाए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हैं वो इंसेंटिवाइज हो, क्योंकि तब इनकी डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्शन हो और ये
सस्ते दामों पर बेहतर तरीके से सभी लोगों को अवेलेबल हो सके, जिससे कि वुमेन की हेल्थ और हाइजीन सेफ रह सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये इंडिया चाइना क्राइसिस से रिलेटेड आर्टिकल है, जिस पर एक इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है। इंटरव्यू है शिवशंकर मेनन का, इंडिया चाइना क्राइसिस के ऊपर। पेपर 2 से टॉपिक को एसोसिएट कर सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो अभी डोकलाम की सिचुएशन है ये कितनी ज्यादा सीरियस है। तो इन्होंने बोला कि ये जो सिचुएशन है ये निश्चित तौर पर पहले से थोड़ी सी अलग है। पहले भी थोड़ी बहुत तड़प झड़प हुई है हमारी चाइना के साथ। 2013 में देपसांग में एक लास्ट झड़प हमने देखी थी, उसके बाद चुमार में भी हुई 2014 में। लेकिन हमने इन सिचुएशंस को बहुत ही जल्दी डील कर लिया था डिप्लोमेटिक तरीके से। और इन ब्रीफ देखा जाए तो 1980s के बाद ऐसा कुछ खास जो फ्रंट पे इंडियन और चाइनीज आर्मी है नहीं आई है। और 1998 में और 1993 में कुछ पीस ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके तहत हमने इस बात के लिए एश्योर किया था दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। तो इसी बात पर ये कहते हैं कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो नो डाउट जो पहले की सिचुएशन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अगला जो इनसे क्वेश्चन किया जाता है वो ये किया जाता है कि इस टाइम क्या डिफरेंट है, इस जो हम इशू ये देखने को मिल रहा है। तो बोले कि इन्होंने जवाब दिया कि पहले जो हम इश्यूज देखते थे इंडिया चाइना के बीच में, जो कुछ भी क्राइसिस होते थे वो इंडिविजुअली इंडिया और चाइना का इशू हुआ करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एक थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है एंड दैट इज भूटान। और डोकलाम का जो इशू है वो डायरेक्टली भूटान से ही एसोसिएटेड है, बट हमारा इंटरवेंशन वहां पर है, उस बात को भी हम आगे भी देखेंगे। इसके साथ ही यहां पर ये 3 बातें कहते हैं कि 3 ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से ये जो इशू है ये अदर इशू से डिफरेंट है। पहला, तो इसमें एक थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है दैट इज भूटान। ये सिर्फ इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंडिया भूटान एक तरफ प्लस चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये कंसिडरेबल चेंज तो कर रहा है स्टेटस को में। अब देखिए, अगर वहां पर रोड बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना तो ये उसकी परमानेंट प्रेजेंस को इंश्योर करेगा, जो कि टॉलरेबल नहीं है निश्चित तौर पर। तो ये दूसरी बात है जो कि डिफर करती है अदर इश्यूज से। तीसरा जो है वो ये कहता है कि ऐसे इश्यूज को हम बहुत लंबे समय तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ऐसे इश्यूज को ले जाना बिना सॉल्व किए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो ये 3 बातें इन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रेजेंट में जो इंडिया चाइना टाइज हैं वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, और भी अदर इश्यूज को लेकर, जैसे कि एनएसजी में हमारी मेंबरशिप को लगातार अपोज कर रहा है चाइना। साथ ही मसूद अजहर को जब भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का प्रपोजल यूएन में पेश किया जाता है तो चाइना उसको वीटो करता है। सीपीईसी का मुद्दा लिया जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि हमारे कश्मीर के रीजन से होकर जा रहा है, इस पर हमारे सॉवरेनिटी कंसर्न है जिसको चाइना नहीं सुनना चाहता। तो ये कुछ अदर इश्यूज भी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये एक अकेला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा इन्होंने रिप्लाई किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि ये माना जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिया और चाइना का नहीं है, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली भूटान से रिलेटेड है, ना कि इंडिया से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने इस पर यह बात बताई कि देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ये जो सिनेरियो बदल रहा है इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट को डील कर रहे हैं। भूटान का इन्वॉल्वमेंट नो डाउट इस पर है, लेकिन इंडिया ने एक ट्रीटी साइन कर रखी है, 1950 में ही साइन की थी, जिसको 2007 में रिवाइज भी किया गया। इसके तहत इंडिया भूटान के डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वो ये मानता है कि अगर भूटान की सॉवरेनिटी पर कोई अटैक किया जाता है, उनके नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट किया जाता है, तो इंडिया इसे खुद पर अटैक मानेगा। ठीक है, तो इस आधार पर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इनएविटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है, ये कहते हैं कि ये एक मैन मेड इशू है, और अगर ये मैन मेड इशू है तो इसका सोल्यूशन होगा और इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो अपने डिफरेंसेस हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करें। बिना इसके जो ये प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं, अब ऐसा ही दिया ही जाता है आंसर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है कि सिंपलेस्ट वे जो ये बताते हैं कि इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है वो ये है कि भाई जो स्टेटस को है उसको रहने दो, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दो। अब ये है कि कौन अपनी आर्मी को पहले वापस बुलाएगा। अब जो अपनी आर्मी को पहले वापस बुलाएगा निश्चित तौर पे ग्लोबल लेवल पे उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा। ये माना जाएगा कि भाई आपने चाइना से डर के अपनी आर्मी वापस बुला ली, या अगर चाइना अपने पाँव पीछे खींचता है तो लोग जो अदर कंट्रीज है बोलेंगे कि चाइना इंडिया से डर के अपने पाँव पीछे खींच रहा है। तो अब सिंपल सा तरीका ये है यार कि बात कर लो और दोनों लोग एक साथ अपनी आर्मी को निकाल लो। तो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है कि स्टेटस को मेंटेन कर दिया जाए और दोनों कंट्रीज अपनी आर्मीज को वापस बुला लें, तो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यह है कि देखिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पहले भी हो चुके हैं
और ये कितना लंबा खींचेगा इसकी कोई टाइम लाइन तो होती नहीं है, तो इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, यही बेहतर होगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में ये बताते हैं कि इसलिए इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज आपस में बैठें, रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए नए सॉल्यूशन निकालें, साथ ही मोडस विवेंदी को मेंटेन करें, मतलब कि एक सॉल्यूशन निकालें कि प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। साथ ही दूसरी बात ये कहते हैं कि न्यू स्ट्रेटेजिक डायलॉग की ज़रूरत है ताकि ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, और जो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो सिर्फ निगोशिएशन है, क्योंकि वॉर कैन नॉट बी द ऑप्शन। वॉर में नुकसान दोनों ही कंट्रीज को होगा, किसी एक को नहीं, तो वॉर कैन नॉट बी द ऑप्शन। इसलिए जरूरी है कि दोनों कंट्रीज आपस में निगोशिएट करें और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन के। पेपर 1 से एसोसिएट कर सकते हैं, ये जो हेल्थ का इशू हमारे इंडियन सोसाइटी में दिया गया है उससे। ठीक है, सिलेबस मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब इसमें कंटेक्स्ट देखिए, यही है कि ये कहा जा रहा है कि रेडी टू ईट फोर्टिफाइड मील्स आर नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। फोर्टिफाइड मील क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फोर्टिफाइड मील का मतलब सिंपल यही होता है कि आप अपने मील में कुछ एडिशनल चीज़ों को इंक्लूड कर दें, जिससे कि जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाए। जैसे आप खाना बनाते हैं उसमें थोड़ी सब्जियां जोड़ देते हैं, सब्जियां डाल देते हैं, या आप बटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा दूध, मिल्क और अंडे का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऐड कर देते हैं तो उसको हम फोर्टिफाइड मील बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है कि इंडिया में अनएनविएबल ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया का कि हम जो हमारे चिल्ड्रन हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, और बच्चों को क्वालिटी ऑफ मील प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है। जबकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारी गवर्नमेंट ने कि जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं 6 महीने से 5 साल के बीच के, अब स्टूडेंट्स तो ये क्या ही होंगे, अब स्टूडेंट क्या होता है, अगर 6 मंथ से 5 ईयर्स के बच्चे हैं तो उनको हम छोटे बच्चे बोल सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको जो क्वालिटी मील है वो गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, मिड डे मील न्यूट्रिशनल उसमें वैल्यू कम होती है। तो वहाँ पर क्या किया गया, बिहार में जो बेतिहार डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर जो पेरेंट्स थे, जो बच्चों की माएँ थी, उनको इनवाइट किया गया कि आप आइए और चेक करिए कि जो खाना आपके बच्चे को खिलाया जा रहा है वो अच्छा है या नहीं है। अब देखिए तो सिंपल सी बात है, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि जो उसका बच्चा है वो खराब खाना खाए। तो अगर माएँ खुद जाकर स्कूल में खाने को चेक कर रही हैं तो वो इस बात पर एम्फेसिस करेंगे कि खाने की क्वालिटी में अगर जरा से भी दिक्कत हो तो वो उसको इन्हेंस करें। तो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है यहाँ पर ये कहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी डिसाइड किया कि जो इनरोलमेंट है मदर्स का उसको इन्हेंस किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी जिसमें गोवा की जो गवर्नमेंट थी उसने जो माएँ थी उनको इनवाइट किया था कि आप आइए और चेक करिए कि जो स्कूल्स में खाना खिलाया जा रहा है वो कैसा खिलाया जा रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो एसेज वगैरह में, या आंसर्स में भी कई बार आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, बहुत अच्छा हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो आप आइए और चेक करिए कि जो खाने की क्वालिटी है वो क्या है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इन्हेंस की जा सकती है खाने की, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट्स है वो तो सप्लाई करती है बट उनका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं किया जा पाता है ग्राउंड लेवल पर। तो ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पर जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है वो बेहतर हो ताकि उनकी जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो FCRA से रिलेटेड है, हमें इस क्वेश्चन को कंसीडर करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन फॉर कैंपेन, सही है या गलत है। तीसरा, अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस इनेबल्स NGO टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। तो जो बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो मैं आपको बता देता हूं कि केवल जो तीसरा स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बल्कि होम मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, और जो व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है वो फॉरेन डोनेशन अपने कैंपेन के लिए नहीं ले सकता। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं कि कौन कौन डोनेशन नहीं ले सकता है FCRA के अंतर्गत, जैसे इलेक्शन जो कैंडिडेट्स हैं MP MLAs, न्यूज़पेपर वाले या फिर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये लोग नहीं ले सकते, जज वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली अ मैन ओनली आइलैंड गेट्स यूनेस्को हेरिटेज टैग लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए मैन ओनली आइलैंड क्या है, मैन ओनली आइलैंड आपको बताना है कौन सी कंट्री में है। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है जापान। अब मैन ओनली आइलैंड एक जापान का आइलैंड है जहाँ पर केवल मेल ही जा सकते हैं, मेन ही जा सकते हैं, फीमेल्स को वहाँ अलाउड नहीं है।
तो इस वजह से इसका नाम ही रख दिया गया है मैन ओनली आइलैंड। तो अभी इसको काफ़ी समय, लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए, तो अभी इनको इंक्लूड कर लिया गया है। तो हिंदी में न्यूज़ आई थी तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम ऑफन इन न्यूज़ रिलेटेड टू, तो 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है। हाउ फर्म्स इवेड टैक्सेस बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम वन सब्सिडी टू अदर। अब होता यह है, देखिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम में होता यह है कि जब एक कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी से ही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो उसके लिए कोई भी प्राइस शो कर सकते हैं। तो अब वो अपनी खुद की सब्सिडीज से काफ़ी महंगे दाम पर सामान खरीद लेते हैं और फिर कह देते हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, इस आधार पर वो टैक्स ही नहीं पे करते। तो इससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में 2016 में। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे, जो कि ज़रूरी भी है, डिस्कस करना ही है हमें, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राम न्यायालय एक्ट से रिलेटेड है। ये मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था ग्राम न्यायालय एक्ट को। तो ग्राम न्यायालय एक्ट में पहला जो स्टेटमेंट था वो था, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अब देखिए ओनली वाले स्टेटमेंट अक्सर गलत हो जाया करते हैं, लेकिन आप इसको 100% मान के मत चलिएगा, कई बार सही भी होते हैं। बट मैंने पहले बताया था कि ग्राम न्यायालय सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस को सुनता है, केवल सिविल को नहीं सुनता। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, केवल यही स्टेटमेंट सही है, दैट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर रिकंसिलेटर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद न्यूज़ एनालिसिस की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें। पेपर 2 और 3 इससे कवर हो जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।